पहले ठीक है जी, पहले ये समझा जाता था, फिर हमने स्ट्रक्चरलिज्म को देखा था कि सॉरी हमने ये भी देखा था कि देयर इज नो ह्यूमन एक्सेप्ट ऑन अर्थ, कि जमीन के अलावा कहीं कायनात में इंसान नहीं है। ये हमने कल सोचा था, बहुत से लोग इससे एग्री करते हैं, तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। और फिर हमने देखा था कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझना। फिर हमने कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम देखे थे, जिनको हम एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कुछ की पॉइंट्स देखे थे कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड करके देखा जाता है, और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेंसेशन, मेंटल इमेजेस और फीलिंग्स वगैरह, ये हमारे माइंड के एलिमेंट्स होते हैं। और फिर ये देखा जाता है ये सब मिलके एक कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस कैसे डेवलप कर रहे होते हैं, सब कैसे मिलके एक होल डेवलप कर रहे होते हैं, होल बना रहे होते हैं। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चरिज्म को इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा मेथड था। उसने विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल इसको यूज किया था, यानी कि जब वो यूज कर रहा था, यानी कि इसको जब डिवाइड कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, उसने होल पर कोई भी आंच नहीं आने दी, यानी कि एज अ होल जब वो बन के एक्सपीरियंस सामने आता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ईबी टीचर ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, 3 एलिमेंट्स दिए थे टीचर ने, सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शंस, इसके जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, इसको विलियम वुंड को ही क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने पहली लैब बना दी थी। अगर इसके अलावा देखा जाए तो और बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम किया साइकोलॉजी के लिए, स्टार्ट में किया, लेकिन फादर इसको बोला जाता है क्योंकि इसने पहली लैब की बुनियाद रखी थी, एक्सपेरिमेंटल लैब साइकोलॉजी के अंदर। दैट्स व्हाई वी से हिम फादर ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद फिजियोलॉजी। माइक ऑफ करें जी, किसका माइक है ये ऑन? काइंडली ये माइक थोड़ा सा ना ऐसे फ्लो टूट जाता है। अच्छा जी, फिलोसफी और बायोलॉजी से इसको लिया गया है, हमारी जो साइकोलॉजी की फील्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ईबी टिचनर ने जो है स्ट्रक्चरलिज्म का नाम डेवलप किया है। जो असल नाम इसका था वो कुछ और था, वो भी हमने कल देखा था। जो स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया वो ईबी टिचनर ने, यानी कि उसके स्टूडेंट ने दिया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स में से इसका एक जेम्स मैकीन कैटल है, जो कि पहले प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के अमेरिका के अंदर। जी स्टैनले हॉल ने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब कायम की थी अमेरिका के अंदर। उसके बाद विलियम वुड ने पहली जो लेबोरेटरी कायम की है जर्मनी के अंदर 1879 में। ठीक है, और ये पहला वो शख्स है जिसने खुद को साइकोलॉजिस्ट कहा। उसके बाद ये वाली चीज रिपीट हो रही है यहाँ पर, स्ट्रक्चरलिज्म भी टिचनर ने डेवलप किया। ऑल्सो डेवलपर रिसर्च टेक्निक नोन एज इंट्रोस्पेक्शन, ये इसने इंट्रोस्पेक्शन डेवलप की थी। उसके बाद साइकोलॉजी के अंदर अगर इसका करियर देखे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग से इसने डिग्री हासिल की मेडिसिन में। उसके बाद जॉनस मुलर के साथ इसने काम किया, हरमन हेल्प हॉर्स के साथ इसने काम किया। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इसने 1874 में लिखी थी। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब लिप्जिग जर्मनी के अंदर इसने डेवलप की। और इसके साथ साथ जो है वो कहते हैं कि पहले एक और भी लैब मौजूद थी इसके अंदर, साइकोलॉजी की लैब, जो विलियम जेम्स ने डेवलप की थी 1874 के अंदर, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी, उसमें टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी, इसलिए उसको फादर ऑफ नहीं बोला गया साइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है कि पहली लैब किसने बनाई है। अगर तो जस्ट लैब पूछा जाए तो वो विलियम जेम्स, अगर एक्सपेरिमेंटल लैब पूछा जाएगा तो वो विलियम वुंट होगा। ठीक है, और जो विलियम वुंट है उसने 1874 में बुक लिखी थी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, और विलियम जेम्स ने 1874 में लैब बनाई थी, याद रखिएगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग द वुंट, जी स्टैनले हॉल द फर्स्ट अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल, हाँ जी ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। इसने अमेरिका के अंदर 1883 के अंदर जो है लैब कायम की थी जी स्टैनले हॉल ने, जो कि विलियम वुड के स्टूडेंट थे। उसके बाद विलियम वुड ने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज करने के लिए। 186 स्टूडेंट थे, उनमें से 116 स्टूडेंट साइकोलॉजी के थे। और इंट्रोस्पेक्शन को सब्जेक्टिव मेथड बोला गया था। ठीक है जी, सब्जेक्टिव मेथड बोला गया था क्योंकि इसमें जो चीजें हमें पता चलती हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होती। टिचनर एक्चुअली कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि टिचनर ने जो है मिस रिप्रेजेंट किया है, गलत तरीके से पेश किए हैं उसके कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला तो जो इसकी दलील देते हैं वो जो है ये वॉलंटरिज्म की। विलियम वुंड का जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट है जो उसने दिया था, उसका नाम वॉलंटरिज्म है, जिसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, माइंड को ऑर्गेनाइज करना, बेसिकली वॉलंटरिज्म कहलाता है। ये स्कूल ऑफ थॉट है ओरिजिनल, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज किया है टिचनर ने, और इसने फिर इसको बोल दिया ब्रेकिंग डाउन एलिमेंट्स, ब्रेकिंग डाउन इनटू एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आती है। बाद में 1978 के अंदर 1979 के अंदर ब्लू मेंथल है एक, उन्होंने कहा कि
जो विलियम वुड की अप्रोच है ना वो होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब क्या है, वो एज अ होल चीजों को देखता है, वो उसने नहीं बोला कि ब्रेक डाउन करके देखना है हमने, ठीक है। तो होलिस्टिक की मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी। उसके बाद इसने एक जर्नल एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम फिलोसफिकल स्टडी है। 2002 के अंदर जो रैंकिंग जारी हुई है 20वीं सेंचुरी का 93 नंबर पर आने वाला ये इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमारा कल का रिवीजन हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें। कोई सर मुझे अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बीच में डिफरेंस बता दें क्या, अवेयरनेस और जी जी क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म को हम कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस पे बेस करता है, तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होगा? आई थिंक जहां तक मेरे नॉलेज में है, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अवेयरनेस का मतलब भी होता है चीजों के बारे में आपको पता होना, आप देख रहे हो, समझ रहे हो चीजों को। और कॉन्शियसनेस का मतलब भी यही होता है। कॉन्शियस होना क्या होता है, बंदा अवेयर होता है चीजों से, ठीक है। कॉन्शियस जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि बंदा अवेयर है खुद से, ठीक है। अवेयरनेस का मतलब आगाह होना। तो मेरे ख्याल में इसका कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोला जाए या डिफरेंस बोला जाए तो वो एक अलग बात है। वैसे अगर मीनिंग के एतबार से देखा जाए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता मुझे। जी, और सर जो आगे बढ़े। इंट्रोस्पेक्शन का मेथड था वो सबसे पहले टिटसन ने दिया था या विलियम वॉन्ड ने दिया था? विलियम बोर्ड ने दिया था वो, विलियम ठीक बोर्ड ने। ठीक है। जी, आगे बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ थॉट हमारा सेकंड लेक्चर है आज। कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इससे पहले पहले आज हम इसकी पब्लिकेशंस को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। विलियम वुड की पब्लिकेशंस, हम जिंदगी के अंदर अगर हम एक या दो किताबें लिख लेना तो हम कहते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, ठीक है, बहुत बड़ा। कौन है जी सर, ये होलिस्टिक की बात तो कहते हैं जी जी जैबुन्निसा, आपने बोला है कि होलिस्टिक वाली बात तो गेस्टाल्ट वाले कहते हैं जी, वो कहते हैं। लेकिन ये ना एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला था कि जो इसकी अप्रोच है ना गेस्ट विलियम वुड की, वो होलिस्टिक है। वो ये नहीं कहती, अकॉर्डिंग टू हिज अप्रोच, वो ये नहीं कहती कि माइंड को डिवाइड करो, ठीक है। ये एक तनकीदी जायजा लिया था, उसने बोला था। अगर आपने कल का लेक्चर सुना है या देखा होता तो आपको आज ये क्वेश्चन ना आता। ये ऐसा था कि कुछ हिस्टोरियन कहते थे कि जो, क्योंकि बाद में जो पूरी तरह से जो है ना टिचनर ने इसको होल्ड कर लिया था स्कूल ऑफ थॉट को, तो उसने फिर अपने अकॉर्डिंग चीजों को आगे बयान किया। तो बहुत से हिस्टोरियन कहते हैं कि विलियम वुड के जो ओरिजिनल आइडियाज थे ना उसको मिस रिप्रेजेंट किया है विलियम उसने टिचनर ने, ठीक है। वो जैसे थे वैसे नहीं, उसने उसको चेंज करके बयान किया है। तो इससे होलिस्टिक वाली बात इसलिए की है कि जो ईबी टिचनर है ना, वो कहता है कि हम डिवाइड करते हैं माइंड को डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, जबकि उसकी जो ओरिजिनल है ना अप्रोच विलियम वुड की, स्ट्रक्चरलिज्म की जो ओरिजिनल अप्रोच, वो होलिस्टिक है, वो एज अ होल देखता है चीजों को, वो डिवाइड करके नहीं देखता। तो ये कंट्राडिक्शन थी, हिस्टोरियंस ने बोला है, बाकी हम पढ़ेंगे उसी तरह से जैसे हमें पढ़ाया गया है, ठीक है। ये चूंकि थोड़ा सा हमने डीपली देखा इसलिए ये वाली चीज सामने आई है। अगर आप कल वाला लेक्चर सुन लें जो रिकॉर्डिंग आई है तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कोई इसका मेन फोकस नहीं है स्कूल और थॉट का, ये जस्ट मैंने आपको बताया। हाँ जी, हम एक या दो बुक लिख लेते हैं तो हम कहते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये देखें इसने कितनी बुक्स लिखी हैं। द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवन बोरिंग काउंटेड 494 पब्लिकेशंस बाय विलियम वुड, ठीक है। वो कहता है एक्सक्लूडिंग प्योर रीप्रिंट्स बट विद रिवाइज्ड एडिशन, वो कहता है कि इसमें बहुत सी चीजें को एक्सक्लूड कर दिया गया जो या तो रीप्रिंट थे दोबारा से या फिर रिवाइज कर एडिशन थे, उनको निकाला जाए तो उसकी जो टोटल पब्लिकेशंस बनती हैं वो है 494। अगर हम एक दो किताब लिख ले तो हम कहते हैं हमने तो पता नहीं हम कितने बड़े प्रोफेसर बन गए। ये देखें 500 के करीब इसकी जो पब्लिकेशन आई पड़ी है, ठीक है। ऑन एवरेज 110 पेजेस लॉन्ग एंड अमाउंट टू, अब वो कहते हैं उसकी जो कम से कम पब्लिकेशन थी वो 110 पेजेस की है, ठीक है। अगर एवरेज निकाला जाए तो उसकी पब्लिकेशन 10 पेजेस की, ये नहीं कि 10 पेज उसने पब्लिश करा दिए तो वो कहते हैं जिसकी पब्लिकेशन होगी 110 पेजेस, वो कह रहा है एवरेज, ठीक है। टोटल पेजेस 53,735 पेजेस। दस वोंट पब्लिश्ड एन एवरेज ऑफ 7 वर्क्स पर ईयर, वो हर साल तकरीबन 7 अपने जो वर्क्स है ना वो करवाता था, पब्लिश करवाता था। कितने 68 ईयर्स जो उसके ने गुजारा है उसमें हर साल वो 7 वर्क्स अपने ना पब्लिश करवाता था, ठीक है। ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, मोटिवेशन वाली बात भी है और थोड़ा सा आपके पास नॉलेज भी आ गया, ठीक है। कुछ इसकी बहुत फेमस बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इसकी आप देख सकते हैं कि इतनी पब्लिकेशंस हैं।
कुछ उनमें से कुछ फेमस मैंने निकाली हैं। लेक्चर्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी 1863 के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 1874, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी 1864, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये है। 1896 ऑन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी 1896। उसके बाद प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी 1909, कल्चरल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी 1916। तो बेशुमार बुक्स ऐसी हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, सुनी नहीं है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आर्म्स बुक ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, अभी इसकी बुक भी है। अब अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए तो हम कहते हैं यार ये हो ही नहीं सकता, कोई डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होगा। तो बहुत बेशुमार चीजें हैं जो हमने अभी तक देखी नहीं है, सुनी नहीं है, तो जो हमारे जो फेमस लोग हैं उनके साथ मंसूब होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें, चूंकि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, गूगल पे देख रहा था, तो मुझे कुछ और चीजें भी मिली हैं। मैंने कहा ये भी आपको साथ साथ ही बता दूं, क्योंकि इसको साइकोलॉजी बोला गया है तो इसके साथ कुछ और फादर्स ऑफ साइकोलॉजी देख लेते हैं, यानी कि डिफरेंट फील्ड्स के जो फादर्स हैं जिन्होंने फाउंड की हैं, उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले विलियम जेम्स है हमारे पास, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन किया जाए तो आप फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कौन है, तो वो है विलियम जेम्स, ठीक है। उसके बाद सिगमंड फ्रॉयड साइकोएनालिसिस के, आपने अच्छे से जानते हैं, साइकोएनालिसिस के जो फादर हैं, ठीक है, मेजर स्कूल ऑफ थॉट है हमारा। उसके बाद ह्यूगो मंस्टरबर्ग है द फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। इसको याद करना है आपने, अप्लाइड साइकोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, ह्यूगो मंस्टरबर्ग। ही वाज एन अर्ली पायनियर ऑफ सेवरल अप्लाइड एरियाज इंक्लूडिंग क्लिनिकल, फोरेंसिक एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। ये ना सिर्फ अप्लाइड साइको, मतलब कि बहुत सी जो फील्ड्स हैं उनके ये बानी हैं, ठीक है, जिसमें ये फील्ड्स कुछ लिखी हुई है यहाँ पर। उसके बाद है जी जॉन बॉल्बे, द फादर ऑफ अटैचमेंट थ्योरी। इसने अटैचमेंट थ्योरी दी थी, बहुत फेमस थ्योरी है। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो ह्यूमंस के दरमियान कनेक्शन, रिलेशनशिप जो होते हैं ना, उस पे ये बेस करती है थ्योरी। और कहा जाता है कि जो बच्चों के रिलेशनशिप होते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, या जो उसका प्राइमरी केयर गिवर यानी कि उसकी मदर जो होती है, उसी पर डिपेंड कर रहा होता है उसका जो पूरी लाइफ होती है, उसका जो फ्यूचर आना होता है ना, फ्यूचर के अंदर उसकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है, वो इसी पर डेवलप कर रही होती है, जो अटैचमेंट थ्योरी है। यानी कि अटैचमेंट जैसी उसकी पेरेंट्स के साथ या प्राइमरी केयर गिवर के साथ होगी, उसी तरह की उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी फ्यूचर में, उसी तरह से उसका इम्पैक्ट नजर आएगा उसकी पर्सनैलिटी पर। लास्ट लाइन मैंने लिखी भी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आवर अर्लीस्ट अटैचमेंट कैन लीव अ लास्टिंग मार्क ऑन आवर लिव्स। ये चीज हमें देखें, अगर हम तो साइकोलॉजी ये पढ़ रहे हैं ना, हमने एग्जाम पास करना है, हमने जॉब लेनी है, लेकिन अगर आप इसको दिल से पढ़े ना, इसको अपनी लाइफ पर अप्लाई करने के लिए, अपनी फैमिली के अंदर अप्लाई करने के लिए पढ़ें, तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें कितनी बड़ी बात है, उसने एक लाइन के अंदर हमें बता दी कि आपकी जो अर्लीस्ट अटैचमेंट होती है ना, यानी कि माँ और बच्चे की जो अटैचमेंट होती है, वो वाली अटैचमेंट उसकी पूरी लाइफ पर असरअंदाज हो रही होती है। तो ये वाली लाइन जब हमें उसने बता दी है और ये साबित भी किया है उसने, तो हमें फिर क्यों ना अपने घर में भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें से कोई, चूंकि हम सबकी शादी होनी है, या अगर आप में से किसी की शादी हुई है और आप, अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि उस पर ख्याल रखें कि जो अटैचमेंट है उसी पर डिपेंड करेगी उसकी जो फ्यूचर में उसकी लाइफ बननी है, ठीक है, बल्कि पूरी लाइफ पर। बहुत सारे आपको कॉन्फ्लिक्ट, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, क्लाइंट्स आते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके बचपन से निकल रहे होते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती थी, मेरा बाप मेरे साथ ऐसा करता था, मेरे बड़े बहन भाई मेरे साथ ऐसा करते थे। तो ये अटैचमेंट बहुत रोल प्ले करती है अगर आप नॉर्मल या एबनॉर्मल पर्सनैलिटी किसी को देखते हैं तो, ठीक है। तो इसको हमें अपनी लाइफ पर भी अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद कर्ट लुवन है हमारे पास जी। जी, कर्ट लुअन हमारे पास है, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के जो फादर कर्ट लुअन है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर। हिज वर्क पायनियर्ड द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी, साइंटिफिक मेथड इन्होंने दिए सोशल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक का आपने देखा होगा, इनका बिहेवियरिज्म के अंदर भी बहुत अहम रोल है। इसके साथ साथ इसको फादर कहा जाता है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जब फादर बोला जाता है, इन्होंने बहुत अच्छे जो अपना वर्क दिया है साइकोलॉजी के अंदर, लर्निंग के अंदर और टीचिंग के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इनको बोला जाता है।
और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने बहुत जबरदस्त इनकी थ्योरी थी, बहुत कमाल की थ्योरी थी, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे जब हम कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे। उसके बाद है जी उल्रिक नीजर, द फादर ऑफ मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर हैं ये। द कॉग्निटिव मूवमेंट इन साइकोलॉजी रिसीव्ड अ मेजर बूस्ट फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक। जब इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी उसके बाद फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बूस्ट मिला था, यानी कि उस वक्त उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि उसको अहमियत मिलना शुरू हो गई थी, ठीक है। ये इनकी बुक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसको आपने जहन में रखना है किसने लिखी है, और ये फादर हैं इसी जो बुक है उसी के फादर हैं ये, ठीक है। उसके बाद लाइटनर विटमर हैं, ये भी इनका भी अक्सर पूछा जाता है पेपर के अंदर भी और उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर भी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो हम बोलेंगे जी लाइटनर विटमर, चूंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत मेजर उसका रोल है हमारी जिंदगियों में और बहुत इन्वॉल्व होती है। He founded the world's first journal devoted to clinical psychology, the Psychological Clinic in 1907। इन्होंने ये जर्नल दिया था, डेवलप किया था, जिसका नाम था द साइकोलॉजिकल क्लिनिक इन 1907। उसके बाद लास्ट हमारे पास है एल्बर्ट, इनको फादर ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने पहली जो पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसका नाम है ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके अंदर 3 तरह की ट्रेड्स बयान की जाती हैं। कार्डिनल ट्रेड्स, स्ट्रांगली ये रेयर और स्ट्रांगली डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी को यही वाली ट्रेड्स बना रही होती हैं, हमारी बेसिकली पहचान इन्हीं ट्रेड्स से होती है। उसके बाद है सेंट्रल ट्रेड्स प्रेजेंट टू वेरिंग डिग्रीज इन ऑल पीपल, ये सब लोगों में डिफरेंट डिग्रीज में पाई जाती हैं, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड्स इन्फ्लुएंस तो करती हैं बट डू नॉट डिटरमिन एन इंडिविजुअल बिहेवियर, लेकिन ये बिहेवियर को डिटरमिन नहीं करती, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमिन नहीं करती, इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। और सेकेंडरी ट्रेड्स वो ट्रेड्स होती हैं जो खास खास मौकों पर हमारी निकल के सामने आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कभी लाइन में लगना पड़ गया तो आप गुस्सा करने लग जाएं, ठीक है। इसी तरह से कभी और मौका आ गया, कभी आपको किसी और जगह पर मतलब कभी आप फंक्शन में गए तो वहां पर आप अजीब सा बिहेव करने लग जाएं, तो ये वो वाली ट्रेड्स होती हैं जो कभी कभी हमारे सामने निकल के आ रही होती हैं, ठीक है। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। मैंने आपको बोला था मुझे इंटरेक्ट करके पढ़ाना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर कार्डिनल ट्रेट एक दफा रिवाइज करवा दें। जी, कार्डिनल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर नजर आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो, अगर मैं बोलूं अब्दुस्तार हिंदी, तो आप कहेंगे कि यार वो मतलब कि दूसरों को सर्व करने वाला बंदा था। अब वो उनकी कार्डिनल ट्रेट है, ठीक है, जो स्ट्रांगली हमारे बिहेवियर को डिटरमिन कर रही होती हैं। समझ आ गई? अब्दुस्तार हिंदी से आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को डिटरमिन कर रही होती हैं, ठीक है, स्ट्रांगली। उसके बाद समझ आ गई आपको? यस सर। जी। उसके बाद किनका मैसेज है? सेंट्रल ट्रेड्स प्रेजेंट टू वेरिंग डिग्रीज इन ऑल पीपल, ये तमाम लोगों में पाई जाती हैं ट्रेड्स, यानी कि ये वाली वो ट्रेड्स होती हैं जो कॉमन होंगी सब में, ठीक है। और इसका ना ये नहीं होगा कि ये वाली हमारी पर्सनैलिटी पर मेजर इफेक्ट डाली होती है। मेजर इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर ये कार्डिनल ट्रेड का होगा, ठीक है। उसके बाद किसी का क्वेश्चन? चले, किसी का क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। अब आते हैं हम, हमारा जो टॉपिक था जिसकी वजह से ये दूसरा दिन हमारा इसी टॉपिक पे इसके इंट्रोडक्शन में गुजर गया है, स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसको हम जनरल फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे साइकोलॉजी में। जनरल फॉर्म में अगर हमने देखना हो कि जनरल वर्ल्ड में तो क्या होता है स्ट्रक्चरलिज्म, और अगर फिर उसको साइकोलॉजी में देखेंगे कि साइकोलॉजी में इसको कैसे देखा जाता है, ठीक है जी। देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटिंग एंड एनालाइजिंग एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की स्ट्रक्चर को देखने के लिए उसके एलिमेंट्स को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है। एंड अटेम्प्ट टू शो हाउ दे रिलेट टू द होल स्ट्रक्चर, और फिर ये देखा जाता है कि वो किस तरह से होल स्ट्रक्चर के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर किसी को कल होल वाली बात समझ नहीं आई थी तो उसको आज आ जाएगी। किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसको एलिमेंट्स को देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और फिर ये देखते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स मिलके एक होल कैसे बना रहे हैं, होल के साथ कैसे मिल रहे हैं, ठीक है, होल क्या निकल के आ रहा है, आउटकम क्या मिल रही है हमें, स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरलिज्म इज डिस्क्राइबिंग एन एप्पल। एन एप्पल इज क्रिस्प, स्वीट, जूसी, राउंड। अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म को समझना है तो ये इस एग्जांपल को समझ लीजिएगा, आपको स्ट्रक्चरलिज्म समझ आ जाएगा।
जब हमारे पास एप्पल आता है ना, तो एप्पल की कुछ खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, क्रिस्प होगा, स्वीट होगा, जूसी होगा, राउंड होगा और हार्ड होगा। इफ दीज आर नॉट प्रेजेंट देन यू कांट एक्सपीरियंस एन एप्पल। वो कहता है कि ये जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लाजमी कैरेक्टरिस्टिक है एप्पल की, ठीक है। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक अगर मौजूद नहीं होगी ना जनाब, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये एक एप्पल है, ठीक है। पहली दफा जब हमने एप्पल को चखा था, खाया था, तो हमें लगा यार ये क्रिस्प है, ये स्वीट है, ये जूसी है, ये राउंड है, ये हार्ड है। जब हमने पहली दफा एप्पल को लिया और खाया तो हमें हुए ये उसके एलिमेंट्स थे, ठीक है। जब ये एलिमेंट्स हमें मिले तो हमने पूछा यार ये ऐसी चीज जो क्रिस्प भी है, स्वीट भी है, जूसी भी है, राउंड भी है और हार्ड भी है, ये क्या होती है। तो हमें एक उसका जो होल मिला, उस होल को क्या कहते हैं, उस होल को हमने बोल दिया एप्पल, ठीक है। उस होल को क्या बोल दिया, एप्पल। वो कहता है कि अगर ये वाले एलिमेंट्स नहीं होते तो आप कभी भी एप्पल ना कहते, ठीक है। जब भी ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे तो आप कहोगे यार ये एप्पल है, ये कोई और चीज हो ही नहीं सकती, ये एप्पल है, ठीक है। अब हम अगर फर्ज करें, मैं बोलूं कि रात को कौन सी चीज चमकती है, तो आप बोलोगे तारे। रात को कौन सी चीज रोशनी देती है, तो आप फौरन बोलोगे बल्ब। आप कहोगे ये कोई और चीज हो ही नहीं सकती, ये बल्ब ही है पक्का, ठीक है। रात को रोशनी देता है वो बल्ब ही है, कोई चीज और हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो कहता है कि अगर रोशनी नहीं होगी तो आप उसको बल्ब नहीं बोल सकते, वो बल्ब नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से वो कहता है कि अगर ये वाले एलिमेंट्स आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या नहीं किए आपने, तो आप उसको एप्पल नहीं बोलेंगे। हमें एप्पल मिला है, बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि हमें एप्पल कैसे पता चला कि ये एप्पल है। उसके पीछे ये सारे एलिमेंट्स थे, ये जो हमने पढ़े हैं। अगर ये एलिमेंट एक्सपीरियंस ना करते तो आपको वो एप्पल एक्सपीरियंस करने को ना मिलता, कुछ और ही होता वो, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की, मुझे बताइएगा काइंडली, अगर समझ आई है। अगर नहीं आई तो बताएं, मैं इसको रिवाइज करूं। कोई भी एक बंदा बता दे मुझे। सर मींस के एलिमेंट्स के थ्रू आप इंटरप्रेट करना किसी भी चीज को। जी, किसी भी चीज के नतीजे पर पहुंचना एलिमेंट्स को देखते हुए, वो आपका स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है जी अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, जो सर मैंने खुद क्वालिटीज कह बनाई। सकते हैं। जी क्वालिटीज भी कह सकते हैं, क्वालिटीज भी कह सकते हैं, तो एलिमेंट्स के अंदर क्वालिटीज भी आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर, अच्छा, उसके ठीक है सर। बाद अनदर अनदर एग्जांपल लेते हैं जो मैंने खुद लिखी है। स्ट्रक्चरलिज्म इज डिस्क्राइबिंग योर एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइव क्रिकेट मैच। सपोज करें, इमेजिन करें कि आप लाइव क्रिकेट मैच देखने गए हैं, अगर कोई मुल्तान से, इस्लामाबाद, लाहौर से, कहीं से भी है, आप लाइव क्रिकेट मैच देखने गए हैं, तो वहां पर आपने कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। अब अच्छा, पहले इस बात का मुझे जवाब दें, जब आप घर आते हो तो आप क्या कहते हैं, यार आज मैंने बहुत एंजॉय किया, आज मैंने बहुत एंजॉय किया, अच्छा आज का दिन मेरे लिए बहुत मजेदार था। अब अच्छा, आपने टोटल जो आउटकम है ना, आपने एक्सपीरियंस की, वो आपके आपके आपने आके घर बता दी कि मैंने आज बहुत अच्छा दिन गुजारा, मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, उस एंजॉय वाले दिन के पीछे क्या था, उस एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस के पीछे क्या था, वो देखते हैं। आपने वहां एंजॉय किया, वहां पर आपको खुशी फील हुई, यानी कि आपने अच्छा फील किया। वहां पर आप दोस्तों के दरमियान हंसे खेले, हंसी मजाक हुआ। वहां पर आपने शोर भी डाला जब छिक्का चौका लगता था। फिर वहां पर आपने छक्के चौके पर हल्ला गुल्ला भी किया, डांस भी किया। वहां पर फिर आपने सेल्फीज भी बनाई। वहां फिर आपने अपने फेवरेट प्लेयर को भी देखा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स थे हमारे उस एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस के, ठीक है। अब घर आके आपने बताया जी आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत एंजॉयमेंट वाला था, आज मैंने बहुत एंजॉय किया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। अब उस अच्छे दिन के पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं, वो सारे ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो आपने वहां पर एंजॉय किया, हैप्पीनेस फील किया, उसके बाद लाफ्टर, हंसे हैं, वहां पर शोर डाला है, डांस किया है, सेल्फियां ली हैं, फेवरेट प्लेयर देखा है, ये सारे एलिमेंट्स ने मिलकर आपके उस दिन को अच्छा बनाया है। ये नहीं हो सकता कि वो अच्छा दिन ऊपर से उतर आया, ये एलिमेंट्स इकट्ठे हुए तो आपको वो मतलब दिन अच्छा बना आपका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट यू कांट से इट एन एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस। अगर ये एलिमेंट्स वहां पर मौजूद ना होते या एक्सपीरियंस ना करते तो आप उसको अच्छा एक्सपीरियंस ना बोलते, ठीक है। अगर आपके ये एलिमेंट्स बुरे होते तो फिर आप उसको बुरा एक्सपीरियंस बोल रहे होते, ठीक है। किसी भी चीज को कुछ बनाना है ना, जो आपको फाइनल आउटकम मिलता है, उसके पीछे बहुत सी रीजंस होती हैं। हम इसको डेली लाइफ में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि यार पिछले दिनों ना पता नहीं किस मुल्क के अंदर है ना, गाड़ी जा रही थी, तो गाड़ी के नीचे ना ब्लैक मैन आ गया, यानी कि अफ्रीकन कोई आ गया, तो वहां पर कोई तहरीक भी चल रही थी उनकी। तो वो जैसे ही वो गाड़ी के नीचे, उसकी डेथ हो गई। अब वो एक बंदा मरा था, तो उस एक बंदे मरने की वजह से ना वो सारी तहरीक में जान पड़ गई, और वो सारे जो वहां पर सिस्टम था उसको तहस नहस करके तो उनके हक में वो बात चली गई, वो जो अफ्रीकन अपना एहतजाज कर रहे थे।
अब कहते हैं कि यार ये वाली चीज अगर आप ये कहो ना कि इसके एक बंदे की मरने की वजह से वो तहरीक कामयाब होगी, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं इसके पीछे पता नहीं कितने सालों का गुस्सा था, इसके पीछे कितने सालों की मेहनत थी, इसके पीछे पता नहीं कितने सालों में कितने लोगों ने जान दी थी, ये नहीं कि सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है, तो वो कोई भी आपको अगर आउटकम मिल रही है तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को देखना ही स्ट्रक्चरलिज्म है। मिसाल के तौर पर अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। आपके फर्ज कर लें आपने क्लास में टॉप कर लिया, अब उस टॉप करने के पीछे क्या मुझे ये बताएं कि आप अकेले थे? नहीं, आपके टीचर भी उसके पीछे थे, आपकी बुक्स भी उसके पीछे थी, आपके नोट्स भी उसके पीछे थे, आपके पेरेंट्स भी उसके पीछे थे, आपका वो कंफर्ट वाला रूम भी उसके पीछे था, आपका आना जाना भी उसके पीछे था, बहुत से एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म यही बताता है कि आप अगर किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उसको एलिमेंट्स को समझें, आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से एक होल बना रहे हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने अच्छा खासा जोर लगा दिया समझाने में। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। आप चीजों को ना डेली लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश किया करें, यानी कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको डेली लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए, फिर ही है आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट या अच्छे साइकोलॉजी के स्टूडेंट। ये नहीं कि बस रटा 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 लगा के तो आगे बढ़ जाए। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये यहाँ पर चीजें वही रिवाइज हो जाएंगी, इसको विलियम वुड ने दिया था और ईबी टिचनर ने इसका नाम, हाँ ये वाली चीज नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, 1898 में इसने ये नाम दिया था इसको। ठीक है, इसको आपने जहन में बिठा लेना है स्ट्रक्चरलिज्म का। ठीक है, उसके बाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड बाय वुंड इज वॉलंटरिज्म, इसका जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट था वॉलंटरिज्म था, जिसका मतलब था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। उसके बाद वुंड्स थ्योरी वाज डेवलप्ड एंड प्रमोटेड बाय हिज वन टाइम स्टूडेंट एडवर्ड टिचनर, इसकी थ्योरी को टिचनर ने डेवलप किया था और इसको फेमस किया उसी ने। ठीक है, हु डिस्क्राइब्ड हिज सिस्टम एज स्ट्रक्चरलिज्म, जिसने इसको स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया। या फिर उसका क्या मतलब था, एनालिसिस ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट द माइंड, एलिमेंट को स्टडी करना उसके एलिमेंट्स के थ्रू, सॉरी माइंड को स्टडी करना उसके एलिमेंट्स के थ्रू, या उन एलिमेंट्स को स्टडी करना जो मिलके एक माइंड बना रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी, हमने जनरल लाइफ में तो देख लिया है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी। Structuralism proposes that the structure of conscious experience could be understood by analyzing the basic elements of thoughts and sensation। अब ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस आप लोग सवाल कर सकते हो मेरे से कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होता है। अभी मैं आपको, अभी जो आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। अगर मैं अभी आपके हाथ के ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दूं, उस टुकड़े की वजह से आप जो फील कर रहे हैं वो आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। अभी आप जो चीज समझ रहे हैं वो आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस, अभी आप जो देख रहे हैं वो आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई छुपी हुई लॉजिक नहीं है। ठीक है, वो कहता है कुड बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स एंड सेंसेशन। वो कहता है इस एक्सपीरियंस को समझा जा सकता है अगर हम उसके थॉट्स और सेंसेशंस को समझ लें। ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, उसको थॉट्स और सेंसेशन को समझते हुए हमें समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपके हाथ के ऊपर रखा है बर्फ का टुकड़ा, तो मैं आपको बोलूं जी आपके जहन में अभी क्या सोच आ रही है, आपने क्या फील करा, आपका हाथ के ऊपर क्या हो रहा है, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। अब सेंसेशन क्या है कि आपने क्या फील किया है, और थॉट क्या कि आपको इस फील करने से क्या सोच आ रही है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म लुक्ड टू एग्जामिन द अडल्ट माइंड इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स एंड सेंसेशन, वही वाली बात। ठीक है, उसके बाद एंड आफ्टरवर्ड्स टू डिस्कवर द मैनर बाय व्हिच दीज सेगमेंट्स फिट टुगेदर इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और फिर देखना कि ये वाले तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक होल बना रहे हैं, जो हमने ऊपर बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अच्छा, जब साइकोलॉजी आ जाएगी ना, वो जनरल लाइफ में तो हमने कोई भी एग्जांपल उठा के दे दी है, साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ माइंड की बात होगी। जब साइकोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म की बात होती है तो जस्ट माइंड या कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात होती है, ये याद रखना है आपने। Wundt's aim was to record thoughts and sensation, उसका जो मकसद था ना, वो चाहता था कि मैं थॉट्स और सेंसेशन को रिकॉर्ड करूं, and to analyze them into their constituent elements in much the same way as a chemist analysis chemical compounds। आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उसका जो मकसद था थॉट्स और सेंसेशन को रिकॉर्ड करना, और वो कहता है मैं इसको रिकॉर्ड करके उसी तरह से मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूं इन चीजों को, जैसे कि एक केमिस्ट कंपाउंड्स को कर रहा होता है। इस बात को समझिएगा। वो कहता है कि मैं थॉट्स और सेंसेशन को रिकॉर्ड करके उसी तरह से एनालाइज करना चाहता हूं, या उनको समझ के उसी तरह से एनालाइज करना चाहता हूं जैसे एक केमिस्ट्री वाला बंदा केमिकल कंपाउंड्स को खोल के उसकी स्ट्रक्चर देख रहा होता है कि यार अगर पानी बना है
H2O, तो ये H2O कैसे जुड़ा हुआ है, ये कैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है और फिर पानी बन गया है, जैसे उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखी होगी ना, सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर। तो वो कहता है कि बिल्कुल उसी तरह मैं इसको भी स्टडी करना चाहता हूँ, थॉट्स और सेंसेशन को, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ माइंड को। ठीक है, ये उसका कहना था। इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप हर लिहाज से देख लीजिएगा। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई आपको साइकोलॉजी के अंदर? चैट बॉक्स में यस बोल दिया करें, कोई इशू नहीं, लाजमी नहीं अपने बोलना ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंटेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यहाँ इसकी जो थोड़ा सा आपका एक्सप्लेनेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर चीजें कैसे काम कर रही होती हैं। यहाँ पर अब इसकी हेडिंग है कंटेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस में क्या मतलब है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस का उसके अंदर क्या हो रहा होता है। ठीक है, कैसे चीजें देखेंगे। कॉन्शियस एक्सपीरियंस तो हमने समझ लिया, अब उसके अंदर क्या होता है ये देखते हैं। According to Titchener, the subject matter of psychology is conscious experience, as the experience is dependent on the person who is actually experience it. ये उसने टिचनर ने बोला था कि जो साइकोलॉजी का ना सब्जेक्ट मैटर का मतलब फोकस होना, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर माइंड है, तो मैं बोलूंगा साइकोलॉजी का फोकस माइंड है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को इतना कोई ये नहीं कि कोई ऐसी कोई और ही चीज है। ये सब्जेक्ट मैटर का मतलब जो चीज फोकस होती है, जो जिस पर उसने मतलब फोकस करके स्टडी करना होता है। अच्छा, कॉन्शियस एक्सपीरियंस वो कहता है इसका फोकस है, as that experience is dependent on the person who is actually experiencing। एक और इंटरेस्टिंग चीज है ये वाली, इस इतनी चीज को समझे। वो कहता है कि और ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, उसने बोल दिया कि फोकस तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस डिपेंड कर रहा होता है उस पर्सन पर जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। ये साइकोलॉजी के अंदर है। अब देखें, अगर मैं आपको बोलूं बर्फ आपके हाथ के ऊपर टुकड़ा रखा है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको एक्सपीरियंस किया है। मैं अगर पूछना चाहूंगा तो मैं सिर्फ आपसे ही पूछ सकता हूँ, ये नहीं होगा कि मैं बर्फ का टुकड़ा आपके हाथ पे रखूं मैं और पूछूं किसी और से जाके। वो कहता है कि जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस आप करना चाह रहे हो ना, उसको स्टडी करना चाह रही हो, ये उस बंदे पर डिपेंड करेगा जिस बंदे के साथ वो एक्सपीरियंस हो रहा है। वो आप भी हो सकते हो, वो कोई और है, या जो आपका जो सब्जेक्ट किसी को बनाया है या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी पर, तो वो उसी बंदे पर डिपेंड कर रहा है। एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, वही आपको बता सकता है कि उसने कैसे चीजों का एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है मेरा। जी 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 पूछे। आपने पहले भी बोला था, बोल के निकला, आप अभी भी यही वाला किया आपने, पूछा। और जी जी पूछे, अगर आपने बोल के नहीं पूछना तो लिख के पूछ लेना, अशोक नाम बता दें मुझे, ताकि मैं ढूंढ सकूं कि आपने क्वेश्चन किया था। रूसा। अरूसा जी, अरूसा पूछें। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर उनके सब उस टाइम जो फोकस था, अगर कोई पर्सन मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्या पता वो प्रेजेंट में ना हो, और इन स्टडीज को तो फिर जनरलाइज नहीं किया जा सकता ना। जी जी, इसीलिए तो इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था ना। ये बात हम आगे जाके स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, इस पर भी बात होगी कि ये वाली चीज जो है उसी बंदे पर अगर डिपेंड कर रही है, तो वो ये हमने कल के लेक्चर में भी ये देखा था कि जब आप पूछ रहे होंगे इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, तो वो पता नहीं क्या बता दे आपको, या हो सकता है कि वो उसको समझ ही ना पाया हो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, या हो सकता है कि वो आपको छुपाने के लिए आपसे कि यार ये तो मेरे खिलाफ जा रही है बात, वो कुछ और ही बता दे। तो ये सब्जेक्टिव मेथड था और ये कोई इतना ना वैलिड मेथड नहीं था। ठीक है, तो ये वाली इसमें रिस्क तो था, इसलिए तो इसको बहुत वैलिडिटी नहीं मिली ना, इसको बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया गया साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो वो उस बंदे पर डिपेंड कर रहा होता है जो उसको उस पर कर रहा होता है। वो कहता है दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डिफर्स फ्रॉम द स्टडीड बाय साइंटिस्ट इन अदर फील्ड्स। वो कहता है ये वाला एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है दूसरी फील्ड से, जैसे मतलब दूसरी फील्ड्स के अंदर साइंटिस्ट अपना एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी और दूसरा केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है, वो कहते हैं ये उस एक्सपीरियंस से डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल से समझ आ जाएगी, लाइट एंड साउंड कैन बी स्टडीड बाय फिजिसिस्ट एंड बाय साइकोलॉजिस्ट। वो कहता है कि दोनों इसको स्टडी करते हैं, लाइट को और साउंड को। physicists examine the phenomena from the standpoint of physical process involved, whereas psychologists consider the light and sound in terms of how humans observe and experience these phenomena। वो कहता है कि लाइट और साउंड को सपोज कर लेते हैं, दोनों लोग स्टडी कर रहे हैं, एक फिजिक्स वाला कर रहा है, एक साइकोलॉजी वाला कर रहा है।
फिजिक्स वाला जब स्टडी करेगा तो वो देखेगा कि लाइट किस चीज से बनी है, इलेक्ट्रॉन से बनी है, फोटोन से बनी है, वो फोटोन की साख्त क्या है, वो जब आपस में मिलते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। इसी तरह साउंड को वो देखेगा, साउंड लहरों से बनती है, वेव से बनती है, और वेव्स कैसे वर्क कर रही होती हैं, फिर जो वो पैदा कैसे होती हैं, ठीक है, वो फिजिकली देख रहा होगा चीजों को कि कैसे वर्क हो रहा है। लेकिन साइकोलॉजी वाला क्या करेगा, साइकोलॉजी वाला एक बंदे को लाइट मारेगा और फिर उससे पूछेगा, यार आपने इस लाइट को जब आपके मुंह पर पड़ी, आंखों में पड़ी, तो आपने क्या फील किया है। साउंड को सुनाएगा बंदे को, वो उससे पूछेगा, यार आपने साउंड सुना है तो आपने कैसा फील किया है, आपको ये साउंड कैसा लगा है। ठीक है, फिजिक्स वाला इसके फिजिकल प्रोसेस के पीछे चला जाएगा, जबकि साइकोलॉजिस्ट इसके एक्सपीरियंस के पीछे चला जाएगा कि वो इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, जो साइकोलॉजी वाला उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, आई होप के समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अदर साइंसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग पर्सन। वो कहता है दूसरी साइंसेज इस जो एक्सपीरियंस है ना इससे इंडिपेंडेंट होती है, इससे इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उनको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल उसने टेम्परेचर की मिसाल दी है बड़ी अच्छी। वो कहता है कि हमने टेम्परेचर करना है तो हम जस्ट जाके वहां पर थर्मामीटर रखेंगे, ठीक है, थर्मामीटर रखेंगे और हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर इतना है, 85 डिग्री है, 80 है या 100 है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अच्छा जब हम टेम्परेचर देखने जाएंगे ना थर्मामीटर से, तो वो कहता है उस वक्त बंदे की वहां पर मौजूदगी जरूरी नहीं है, वो थर्मामीटर रखें, थोड़ी देर बाद जाके उठा के ले आए, बस बंदे की जरूरत नहीं है। इस ये मतलब कि ये एग्जांपल देके वो आपको समझाना चाह रहा है कि ये जो दूसरी साइंसेस होती हैं ना वो बंदे से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, कि लाजमी पर बंदे की मौजूदगी जरूरी है, वहां पर किसी और तरीके से भी चीजों को स्टडी किया जा सकता है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर वो कहता है बंदे के बगैर गल नहीं बनती, बात नहीं बनेगी बंदे के बगैर। ठीक है, आपको इंडिविजुअल चाहिए ही चाहिए इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। When observers are present in the अच्छा वो कहता है कि अब साइकोलॉजी वाला क्या करेगा। ठीक है, वो कहता है कि जब ऑब्जर्वर या जो हमारा सब्जेक्ट है वो उस रूम के अंदर मौजूद होगा, एंड रिपोर्ट दैट ही फील अनकंफर्टेबली वार्म, हाउएवर दैट फीलिंग, दैट एक्सपीरियंस ऑफ वार्म इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंसिंग इंडिविजुअल्स, द पीपल इन द रूम। अगर आप बंदे को बिठा के रूम का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो आपको बताएगा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है भाई, मारना है मुझे। अब वो आपको बता रहा है कि वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है, फिर आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, इस टेम्परेचर या 85 में या 90 में जो टेम्परेचर है ये अच्छा नहीं होता, ये तो इंसान को पता है, तो वह एक्सपीरियंस ने आपको बताया। मिसाल, अब मैं आपसे मोटी सी एक मिसाल लेता हूँ, पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, पहली दफा जो टेम्परेचर है, पहली दफा टेम्परेचर का कैसे पता चला होगा कि यार ये वाला टेम्परेचर नॉर्मल है, ये वाला खतरनाक है, कैसे पता चला होगा बताएं, जब पहली दफा इंसान को पता चला। through individually experience. जी, किसी बंदे ने एक्सपीरियंस किया ना उसको। अब हमारा जो नॉर्मल हमारे जो टेम्परेचर होता है हम 50 तक भी बर्दाश्त कर जाते हैं, 50 बहुत गर्मी होती है, लेकिन अगर 50 से अबव जाएगा ना तो हम हमारी जो चीजें हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा मतलब हो जाएगी तेजी। ठीक है, पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब वो वाली गर्मी पहली दफा हमें मशीन ने थोड़ी बता दी, मशीन ने तो याद ही नहीं थी, वो बंदे ने फील किया कि यार यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो उसको पता चल गया कि यार इतना टेम्परेचर या इस इलाके में जो टेम्परेचर है ये मेरे काबिल नहीं है, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता, तो वो मूव कर गया। तो वो कहता है कि बेशुमार चीजों में आपको इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है, आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है बेशुमार चीजों में। आपने उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंस को अगर समझना है तो आपको इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने बोला है कि ये जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ये डिपेंडेंट है ऑन एनी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। वो जानवर भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है। ठीक है, आई जी होप सर। समझ आ गया। अच्छा, टू टीचर दिस टाइप सर ऑफ कॉन्शियस जी सर मीन्स के ये प्रेजेंट को ज्यादातर कर रहा है जाहिर। जी जी, कॉन्शियस एक्सपीरियंस प्रेजेंट को ही फोकस करता है ना। जी सर, जैसे कि आपने हाँ वो फिजिक्स वाले की एग्जांपल दी, उन्होंने पास्ट में उसकी इनिशियल मौजूदगी पे वजूद पे वर्क किया, जी, लेकिन अब ये प्रेजेंट प्रेजेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है सब कुछ, अब वो कॉन्शियसनेस। बिल्कुल जब कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात आती है ना तो इसका मतलब है उसकी अवेयरनेस की बात की जा रही है, जो प्रेजेंट मोमेंट में उसकी अवेयरनेस है। ठीक है, ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस का जी मतलब सर। ही ये है कि आप मौजूदा वक्त में क्या फील कर रहे हो। अच्छा, टू टीचर दिस टाइप ऑफ ये जो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन किसने किया था। सर मैंने पूछा था अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का।
ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी फिर भी मैं ना इसको देख लूंगा एक दफा, फिर इस पर अगर हुआ कुछ डिफरेंस कर लेंगे। अच्छा जी, कौन सी शो हो रही है अभी? एक मिनट, तो क्वेश्चन है तो पूछें, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होगी स्क्रीन की। जी ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट इसका पॉइंट रहता है, to Titchener, this type of conscious experience was the only proper focus for psychological research। जो उस वक्त उसका जो था ना, जो टिचनर क्या कर रहा था काम, उसका यही फोकस जो था ना, ये जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस था, यही फोकस था उसका रिसर्च के लिए ना साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, टिचनर, अब अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू के अंदर या किसी भी पेपर के अंदर, ठीक है, या डिस्कशन के अंदर, कि टिचनर के मुताबिक साइकोलॉजी का फोकस क्या है या क्या था, ठीक है, क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है ना, तो टिचनर के मुताबिक साइकोलॉजी का फोकस क्या था, तो आप बोलोगे कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस उसका फोकस था साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसी तरह टिचनर डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस इन हिज 1909 बुक अ टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। उसने जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस वाली बात की है ना, उसने अपनी बुक के अंदर की थी, जो उसने 1909 के अंदर लिखी थी, जिसका नाम था अ टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। आई थिंक आपने ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला पहले तो नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो मुझे बताएं तो सही, कहाँ से पढ़ा है आपने ये जो डिपेंडेंट वाली बात आज हमने की है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, इसने पहले पढ़ा था? सर पढ़ा था लेकिन अभी माइंड में नहीं। कॉन्शियसनेस में तो नहीं पढ़ा था ना, स्ट्रक्चरलिज्म में, वैसे वेरिएबल्स में पढ़ा था। नहीं, मैं स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहा हूँ, प्योरली नहीं स्ट्रक्चरलिज्म सर, के अंदर। स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं पढ़ा। नो ये सर, नहीं पढ़ा। हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये वाली चीज आती है, और ये अगर थोड़ा सा इसको डीपली देखें तो आपको मिलेगी ये वाली चीज। ये अगर आप देखें, हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया था कि स्ट्रक्चरलिज्म का बस ये बता दिया कि माइंड को अपने एलिमेंट्स में डिवाइड करना और बस खत्म। एक एक दिन के अंदर दोनों स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा के खत्म कर। फंक्शनलिज्म का मतलब है कि माइंड कैसे फंक्शन करता है, बस जी यही स्कूल ऑफ थॉट है, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। मैंने कहा यार ये इतना इस चीज ने इतना शोर डाला हुआ था, स्ट्रक्चरलिज्म एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, और इतना शॉर्ट कैसे हो सकता है? तो उसके पीछे, अभी इसके पीछे और भी बहुत सी चीजें हैं, वो मुझे लगा कि ये अभी फिलहाल जिनकी हमें जरूरत है वो पढ़ लेते हैं, वो फिर कभी सही। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वो मेथड जिसने बहुत शोर डाला है, या जिसने बहुत काम खराब किया है इसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, जिसने बहुत रोले डाले हैं, और यही मेथड है जिसकी वजह से मजीद जो मेथड्स हैं या स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप होते चले गए हैं। उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन। ये स्ट्रक्चरिज्म के अंदर स्टडी करने का एक मेथड है, हर चीज को, हर हर स्कूल ऑफ थॉट या हर मेथड या हर आप कह सकते हैं फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं जो उस फील्ड को स्टडी करने के लिए या उसको यूज करने के लिए हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई चीज घर में लेके आते हैं तो आपको एक वो साथ दिया जाता है ना, वो बुक दी जाती है कि इसको कैसे कैसे यूज करना है। तो इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर अगर आप वो कहते हैं कि स्टडी करना चाहते हो स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन को सीखना होगा। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है? टेक्निक टू स्टडी मेंटल एलिमेंट्स। अगर शॉर्टली आपसे पूछा जाए तो उसकी ये डेफिनेशन होगी कि टेक्निक क्या है? टू स्टडी मेंटल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को स्टडी करने की एक टेक्निक है। अगर डिटेल में डेफिनेशन पूछी जाए तो वो ये है, इंट्रोस्पेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन looks inward at their own mental processes to gain insight। कोई भी इंडिविजुअल जब अपने मेंटल प्रोसेसेस को देख रहा होता है, अपनी थॉट्स को देख रहा होता है और उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। इट इज द सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस कॉन्शियसनेस। इसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है। इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि इसमें बंदा जो एक्सपीरियंस कर रहा है वही स्टडी करेगा, इसको वही देखेगा, वही इंट्रोस्पेक्ट करेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। अगर आप इस वक्त कुछ सोच रहे हैं तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि यार आप इस वक्त क्या सोच रहे हो। ये नहीं कह सकता कि आपके साथ बैठा आप बता दे कि यार ये इस वक्त ये सोच रहा है, ऐसा नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी तनकीद यही थी कि ये जो हम उसी बंदे पर रिलाय कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट वाली बात आ गई ना, उसी बंदे पर डिपेंड कर रही है जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये फिर ये गड़बड़ हो सकती है। हम उस पर कैसे
जो आपने मेरे ख्याल में रूसा ने सवाल किया था या किसने बोला था कि हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, यहीं पर तो रोला पड़ गया था ना। जो साइकोलॉजिस्ट है वो तो मतलब कि तनकीद करना शुरू हो गए, यार इसको तो जनरलाइज कर ही नहीं सकते, मैं कैसे एक बंदे के ऊपर एतबार करके यकीन करके मैं उसको पूरी दुनिया पर जनरलाइज कर दूं किसी भी फैक्टर या किसी भी फिनोमेना को। तो ये वाली चीज है कि हम एक बंदे पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि हम उन चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना कर सकें या ना कर दें, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं मान सकते, उसको वैलिड नहीं मान सकते, ठीक है। अच्छा, वुंड्स इंट्रोस्पेक्शन वाज नॉट अ कैजुअल अफेयर, यहाँ ये भी चीज समझने वाली है, ये कोई कैजुअल सा अफेयर नहीं था। कैजुअल का मतलब कि आप भी कर लूं मैं भी कर लूं या कोई भी उठ के इस चीज को यूज करना शुरू कर दे, कि ये कल भी हमने जिक्र किया था। बट अ हाईली प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, ये हाईली प्रैक्टिस फॉर्म थी, यानी कि इसके लिए बंदों को ट्रेन होना चाहिए। He trained psychology students to make observations that were biased by personal interpretation or previous experience and use the results to develop a theory of conscious thought। उसने बहुत से जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया, जब उनसे पूछा जाता था तो वो बाइसनेस शो करना शुरू कर देते थे या पहले एक्सपीरियंस बताना शुरू कर देते थे। जाहिर सी बात है, जब मैं आपको पूछूंगा आपने ये वाला काम हुआ है, आपने कैसा एक्सपीरियंस किया है, तो आप हो सकता है कि बाइसनेस के साथ शो करना, अगर तो वो चीज कोई आपके खिलाफ जा रही है तो आप बाइसनेस कर दोगे, आप मुझे वो अपने खिलाफ जाने वाली चीज नहीं बताओगे, या फिर आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ठीक है। वो कहता है इस चीज से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, ठीक है। फिर उनके जो एक्सपीरियंस उन्होंने नोट किया, जो रिजल्ट्स मिले, उस बेस पे उसने एक थ्योरी डेवलप की जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉन्शियस थॉट। थ्योरी ऑफ कॉन्शियस थॉट उसने डेवलप की, ठीक है। वो कहता है ये कैजुअल अफेयर नहीं था, कि ये नहीं कि इसको ऐसे ही यूज कर लिया जाए, इसको इसके लिए बहुत ट्रेन होना जरूरी है। हाईली ट्रेन्ड असिस्टेंट्स वुड बी गिवन अ स्टिमुलस सच एज, अब वो बता रहा है कैसे होता है, कैसे जो है इंट्रोस्पेक्शन होती है, ठीक है। इसको समझिएगा इंट्रोस्पेक्शन कैसे होती है। अच्छा जी, हाईली ट्रेन्ड असिस्टेंट वुड बी गिवन अ स्टिमुलस सच एज टिकिंग इंस्ट्रूमेंट। टिकिंग इंस्ट्रूमेंट आप क्लॉक समझ लें, ये टिकिंग इंस्ट्रूमेंट क्योंकि ओरिजिनल में लिखा हुआ तो मैंने भी यहाँ लिख दिया कि टिकिंग इंस्ट्रूमेंट जो टिक टिक कर रहा हो या शोर कर रहा हो, आप क्लॉक समझ लें, ठीक है। एंड वुड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंस, और उनको ये दिया जाता था, उनके सामने बजाया जाता, फिर उनसे पूछा जाता, हाँ जी बताएं जी क्या लग रहा है आपको, क्या सोच आ रही है आपके माइंड में, अब ये प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। They would report what the stimulus made them think and feel, फिर वो बताते थे कि उन्होंने क्या सोचा है और क्या फील किया है इस एक्सपीरियंस के बाद, यानी कि ये जब टिक टिक उनके सामने हुई है तो उन्होंने बताया कि हमने ये सोचा, ये फील किया। द सेम स्टिमुलस, फिजिकल सराउंडिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू ईच पर्सन, फिर सब लोगों को, यानी कि अगर रूम के अंदर 10 लोग बैठे थे तो 10 के 10 लोगों को ये सेम चीज एक्सपीरियंस करवाई गई और उनसे रिजल्ट्स लिए गए। Teacher trained his students to become skilled at trained introspection and to report only the sensations as they were experienced। वो कहता है कि आपको जब ये एक्सपीरियंस कराया जा रहा है, इंट्रोस्पेक्शन की जा रही है, तो आप सिर्फ अपनी वो सेंसेशंस बताएंगे जो आप फील कर रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एज दे वर एक्सपीरियंस्ड विदाउट रिलायंस ऑन मीनिंग वर्ड्स। आप मीनिंग वर्ड्स की तरफ के ऊपर नहीं जाएंगे, मीनिंग वर्ड्स आपने नहीं बताने, आपने वो सेंसेशंस बतानी है ओरिजिनल जो आप फील कर रहे हैं इस वक्त। विच ही कॉल्ड अ स्टिमुलस एरर, उस मीनिंग वर्ड को उसने बोला था स्टिमुलस एरर। बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारा कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि जब इंट्रोस्पेक्शन हो रही है तो आपने वो सेंसेशन बतानी है, ना कि मीनिंग वर्ड्स। नहीं, मीनिंग वर्ड्स क्या है, एक स्टिमुलस एरर होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में और आपको मजा आएगा इसके बारे में सुनने में। ये कल भी हमने बात की थी कि इंट्रोस्पेक्शन को यूज करने के लिए हाईली ट्रेंड होना चाहिए, इसी वजह से जेबी वॉटसन ने भी इसको ट्राई किया था यूज करने का, इसको समझने का ना इंट्रोस्पेक्शन को, लेकिन वो इसको यूज नहीं कर पाया था प्रॉपर तरीके से, इसलिए उसने अपना ही स्कूल ऑफ थॉट डेवलप कर दिया। वो कहता है इसलिए मैं तो यार इस तरह पीछे रह जाऊंगा, तो फिर उसने क्या किया, मुझे अपना कोई मेथड निकालना पड़ेगा, तो उसने बिहेवियरिज्म को डेवलप कर दिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हिस्टोरियन का कहना है जो उसके कलीग्स थे ना जेबी वॉटसन के, जब हम बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर जिक्र होगा, ये कल भी मैंने बताया था। तो इसलिए वो नहीं इसको काम कर सका, इसको यूज कर सका प्रॉपर्ली, क्योंकि उसको नहीं आता था या उसमें वो स्किल्स ही नहीं थी यूज करने की, ठीक है। तो वो कहता है कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं या अपने जिसको आपने एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ है इंडिविजुअल को, उसको आपने कहना कि आपने वो सेंसेशंस बतानी है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ना कि मीनिंग वर्ड्स, यानी कि स्टिमुलस एरर नहीं करना आपने, ठीक है। आपने ओरिजिनल चीज बतानी है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब स्टिमुलस एरर टाइम भी हो चुका है, तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। आज का हमारा लेक्चर एंड हो चुका है, मुझे क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ 4-5 क्वेश्चन करें आप लोग।
सर ये जो आपने बताया मीनिंग वर्ड्स, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जरा बताएं। ये मीनिंग वर्ड्स वैसे मैं डिटेल में कल ही बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको ये समझाने के लिए ना पीछे लेके चलता हूँ। वो एप्पल एग्जांपल थी ना हमारे पास, कहाँ थी, हाँ। अब वो कहता है कि अब जब आपको एक एप्पल खिलाया गया ना, फर्ज करें मैं आपको एक एप्पल, आपका नाम क्या है? हफ्सा इकबाल। हफ्सा इकबाल। हफ्सा, आपको एक एप्पल दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है? आपको एप्पल खाने के लिए दिया गया, उसके बाद मैं आपके पास आके पूछूं, हफ्सा आपने क्या खाया, आपने क्या मतलब फील किया है, या आपने क्या भी किया है, तो आप बोलोगे कि आपने एक एप्पल खाया है, ठीक है? नहीं, मैं बोलूंगा आप एप्पल ना बताएं, उस एप्पल को खाने के बाद आपने वो एक्सपीरियंस क्या किया है वो बताएं। आप बताओगे कि ये क्रिस्प, स्वीट, जूसी, राउंड और हार्ड, यानी कि आप बोलोगे ये जूसी था, ये स्वीट था, उसके बाद ये क्रिस्प था, ठीक है? पहले आपने पकड़ा था तो आप बोलोगे राउंड और हार्ड था, और जब आपने खाया तो आपने बोला ये क्रिस्प था, स्वीट था, जूसी था। लेकिन आपने ये एलिमेंट्स नहीं बताया, आपने डायरेक्ट बता दिया आपने एप्पल खाया है। अच्छा, अब वो कहता है कि स्टिमुलस एरर या मीनिंग वर्ड्स, आपने कहता है कि जब आपसे मैं पूछ रहा हूं तो आपने मीनिंग वर्ड या स्टिमुलस एरर यानी कि डायरेक्ट एप्पल नहीं बताना, आप मुझे बताएं कि आपने वो एलिमेंट्स कौन से एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है? उन एलिमेंट्स को बताने की बजाय आप डायरेक्टली आउटकम बता रहे हैं, डायरेक्टली होल यानी कि एप्पल बता रहे हैं, तो ये स्टिमुलस एरर है, ठीक है? क्वालिटी या प्रिडिक्शन सर? आप करेक्टरिस्टिक बताने की बजाय, आप उसकी क्वालिटीज बताने की बजाय, आप उसके जो एलिमेंट्स है वो बताने के बजाय डायरेक्ट आप उसका होल बता रहे हैं या आउटकम बता रहे हैं, ये स्टिमुलस एरर था, ठीक है? प्रोसेस ऑफ कंफ्यूजिंग द मेंटल प्रोसेस एंड द स्टडी विद द स्टिमुलस आर ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व, उस स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अगर आपके मेंटल प्रोसेसेस को कंफ्यूज कर रहा है तो वो फिर आपका स्टिमुलस एरर है, यानी कि आप एलिमेंट्स बताने के बजाय आप डायरेक्ट आउटकम बता रहे हैं। देखे ना, अगर आपको अच्छा फील हुआ है तो उसके पीछे लॉजिक होगी ना, कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे ना। वो कहता है कि आप मुझे ये ना बताएं कि आपने अच्छा फील किया है, सर आप ये ना बताएं कि आपने अच्छा फील किया, मुझे ये बताएं कि वो अच्छा जो फील किया है वो कैसे किया आपने, वो उसके पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी मतलब रीजन है? एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है, कॉन्शियस होकर जो आपने एक्सपीरियंस किया है। जी, एक्सपीरियंस किया है वो आपने शेयर करना है, ये नहीं कहना कि आज मैंने बहुत इंजॉय किया है। आपने ये बताना है कि वो इंजॉयमेंट के पीछे क्या क्या रीजन थी, या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स ने मिलके वो आपका जो एक्सपीरियंस एक इंजॉयमेंट वाला एक्सपीरियंस बनाया है, ठीक है? वो कहता है जब आप डायरेक्ट इंजॉयमेंट वाला एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने आज बहुत इंजॉय किया, तो आप फिर स्टिमुलस एरर कर रहे हैं वहां पर। जी सर एक्सपेरिमेंट को प्रिडिक्शन कह सकते हैं, उसकी क्वालिटीज को? किसको? उसकी क्वालिटीज को प्रिडिक्शन कह सकते हैं, मींस के नहीं जूसी नहीं नहीं था। नहीं नहीं नहीं, प्रिडिक्शन कोई और चीज है। प्रिडिक्शन तो ये है कि आप तुक्का लगा रहे हैं या आप अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है सर। आप एलिमेंट्स पे रहें या आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे रहें? मीन्स आप के एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं हाँ जी, आप कह एलिमेंट्स सकते के। हैं एलिमेंट्स इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप क्वालिटीज पे रहें या कैरेक्टरिस्टिक्स पे रहें, वो बेहतर है, प्रिडिक्शन ही सही। ठीक है सर। वो कहता है एलिमेंट्स बताने की बजाय, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बजाय, आप पार्ट्स बताने के बजाय आप डायरेक्ट मुझे होल बता रहे हो, आउटकम बता रहे हो। ये जो एरर है ना, ये स्टिमुलस एरर है। उसने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया कि आपने ये इस चीज से बचना है, क्योंकि बात ही हो रही है ना कि आप एलिमेंट्स को, स्ट्रक्चरलिज्म बात ही एलिमेंट्स की करता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की। वो कहता है आप ये ना बताएं कि आपने एक्सपीरियंस क्या किया है या आप क्या फील कर रहे हो, आप मुझे ये बताएं कि वो जो फील आप कर रहे हैं अच्छा वाला या एंजॉयमेंट वाला, उसके पीछे कौन सी थॉट्स हैं, कौन सी सेंसेशन है। अगर आप इस तरह से समझ आए तो ठीक है, वो बतानी है। कहते हैं आप डायरेक्ट मुझे ये ना बताएं कि आप अच्छा फील कर रहे हो। जब आप बता रहे हो कि आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप स्टिमुलस एरर कर रहे हो, ठीक है? इसको हम डिटेल में कल देखेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ, इंट्रोस्पेक्शन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कंटेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इंट्रोस्पेक्शन के अलावा और कोई मेथड यूज नहीं किया था एक्सपेरिमेंटेशन? नहीं, इसमें नहीं हो सकता, इसमें जस्ट इंट्रोस्पेक्शन ही था। ओके सर। ये इंट्रोस्पेक्शन आज भी यूज होता है, इस पर भी बात करेंगे हम, कल को ही करेंगे। कल मुझे याद करेगा, हम इस पर बात करेंगे कि ये आज भी यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ये नहीं कि ये मेथड, इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर बहुत सी इसमें खामी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो यूजलेस है, वो बहुत सी जगह पे यूज हो रही होती है।
ठीक है जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और कुछ समझ आया होगा आप लोगों को। और अगर अच्छा लगा हो तो आप फीडबैक जरूर दिया करें। अगर आपको कोई लगा हो कि कोई इशू है या कोई आपका कंफ्यूजन रह गया तो वो भी आपका राइट है, पूछ सकते हैं बार बार। एक्सक्यूज मी सर। सर बहुत जी मजा आ गया। सर जी मुझे आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग एंड जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लेक्चर लगा, मींस के टॉपिक लगा, वो पता है कौन सा है? जी फादर्स ऑफ साइकोलॉजी। सर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वो लगा है, और मुझे इतना पता भी नहीं था डीप जितना कि आपने बताया फादर्स का। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। सही, वेलकम। अगर आपको कोई इशू हो तो आप वो भी बोल सकती हैं, कोई इशू नहीं है, कोई क्वेश्चन हो वो भी बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक का। और ये एक होता है कि बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि अगर आपने अच्छा डिलीवर किया और अगर आपको आगे से पॉजिटिव फीडबैक मिला ना, तो ये हर जगह पे जरूरी होता जी है। जी तो बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके सर।